ज्ञान का। और अगर आपके अंदर लालसा है पैसे की, तो ज्ञान सरस्वती नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी का और सरस्वती का बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है। ये आपको बड़ा इतिहास पढ़ो आप, ठीक है। तो वो बोलते हैं लक्ष्मी कि मैं तेरे पास नहीं रह सकती क्योंकि तू ज्ञानी आदमी, ठीक है। और अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें भी यही बोला था कि सबसे ज्यादा दुखी कौन है बताओ, तो वो बोल रहा है बुद्धिमान व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो दुखी नहीं है। बोला सर ऐसे कैसे कह रहे हो? क्योंकि बुद्धिमान आदमी बोलता है ना कि मुझे ये बनना है, वो बन गया होता है। जैसे आप सोच रहे हैं आरजेएस, आरजेएस बन गए, आपके अंदर लालसा कंप्लीट नहीं हो गया। अब आप क्या सोचोगे? ये टीचर करते हैं, ये घुट घुट के जी रहे हो, कुछ तो रही हो। अब आप उसकी उस पर रेलम रेल में लगा रहे। फिर एडीजे के बाद में सोच रहे मैं हाई कोर्ट जज बन जाऊं, हाई कोर्ट के बाद सोच रहे मैं सुप्रीम कोर्ट जज बन जाऊं। अरे यार सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, मेरे को तो इंटरनेशनल लॉ कोर्ट में बनना चाहिए। कभी कंप्लीट हो रही है बुद्धिमान आदमी की आशा है। तो इसलिए कहते हैं बुद्धि, बुद्धि का है ना। और ये वही आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं था, 50% लेके आता था और गलती से पटवारी बन गया। तो हर किसी से पूछता है भाई तू क्या है, तू ये है? मैं पटवारी बन गया। तू क्या है? मतलब वो खुशी में समा ही नहीं रहा। तो ज्यादा टैलेंटेड होना भी खराब है। और जो बच्चा ये पढ़ रहा है ना, मैं तो अपनी फिलॉसफी बता रहा हूँ, मैं आपकी नहीं कह रहा। जीने के लिए खाना सबको चाहिए, और लालसा, एक तरफ पैसा भी देख रहे हो, एक तरफ ज्ञान भी देख रहे हो, सॉरी नहीं होगा। अगर आप हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट जब जाना चाहते हो, तो पैसे की तरफ आपको देखना ही नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूँ आपको? ये तो पीछे पीछे आएगा। हमारी ये बहुत बड़ी कहावत है कि आपको तथो विद्या तथो धनम, ऐसी कुछ एक वो है, एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि जहां विद्या होती है वहां धन अपने आप ही आता है। आप धन के पीछे जाओगे विद्या नहीं आएगी आपके पास में, पर आप विद्या के पीछे जाओगे तो धन फॉलो करता है उसको। तो अगर आप धन को फॉलो करोगे, आज जिस बन के आप कमाने लग जाओ, तो यही तक ही रह जाऊंगा। पर अगर आपने सोचा नहीं मुझे एडीजे बनना है, तो आप धन की लालसा मत करो। और जैसे ही आपने लालसा करेगा, आपका पतन क्या है, खत्म हो जाएगा। तो उसमें यही बोला कि ज्यादा अगर इंटेलिजेंट बन जाओ ना, तो अपनी अपेक्षाएं ज्यादा मत रखना। भैया मेरी यहीं तक थी, अब मैं इसको अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभा लूं। ज्यादा इतना बड़ा समझ लो, कितना बड़ा 3-4 जन्म निकल जाएंगे इनको। या फिर करना चाहिए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते। अपने देखना है तो आपको, यार मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट जज बनना है, बन सकते हो। कल से प्रैक्टिस करने दिल्ली हाईकोर्ट जाओ, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाओ, और वहां पर प्रैक्टिस करो 10 साल बाद, इतनी मेहनत करो तो सुप्रीम कोर्ट के चांस बन जाएंगे। पर अगर आप छोटे स्तर पर तैयारी कर रहे हो, तो एडीजे बनते, फिर हाईकोर्ट जज बनते। अरे तो इसीलिए ज्यादा देखो भी मत, जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, बन गए तो खुश रहो उसमें। ये नहीं अरे यार मेरी अच्छा थी, इच्छा तो कभी किसी की पूरी नहीं होती। आप तो फिर एकदम इंटरनेशनल सोचोगे, और इंटरनेशनल, यार काश ऐसा होता कि यमराज के पास बैठा होता, पूरी दुनिया का सब निर्णय करता है। वो मेरे को चित्रगुप्त की जगह मेरे को बनाए थे। अरे इच्छा ही तो नहीं होगी इतनी, बुद्धि ज्यादा देती ना आपको, ये आदमी संपन्न नहीं रहेगा। तो खुशी का मंत्र क्या है? जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी जान लगा दो, और जब वो मिल जाए तो उसमें पूरी पेड़ का आश्रय करने के लिए जान लगा। ऐसे नहीं कि और चाहिए और चाहिए, ये लालसा कभी कंप्लीट नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि एडीजे बनने की रखो, हाईकोर्ट जज बनने की, पर पैसा की लालसा नहीं करना। ये समझ में आ रही है ना? तो आगे लिखो, चलो मैं तो भटक जाता हूँ जल्दी। यहां भी अभी भी था कि विवाह एक स्थायी बंधन था। लिख लो स्थायी बंधन, एक एक छोटा पॉइंट लिख दो। और चौथा लिख लीजिए, विवाह विच्छेद अपवादजनक परिस्थितियों में। अब देखो विवाह विच्छेद अभी भी नहीं था, 1955 से लेकर अभी भी इतना विवाह के बारे में नहीं था, ठीक है। आइए अब संविधात्मक तथ्य देख लेते हैं इसी में। अभी आपने अर्ध अनुष्ठान देखा था ना, तो आधा तो अनुष्ठान था और आधा संविदा था। तो अब संविदा के तत्व देख लेते हैं क्या क्या है। संविदा के तत्व पहला लिख लीजिए, शून्य विवाह। किसमें लिख रहे हो आप? नहीं, अर्ध संविदा में नहीं लिखना है, मैंने बताया था अर्ध अनुष्ठान। अर्ध अनुष्ठान मतलब आधा अनुष्ठान तो लिखा दिया, अब आधा क्या रह गया? संविदा के तत्व।
यही चीज तो समझनी है आपको। 1955 से लेकर 1976 तक अभी भी अनुष्ठान आधा था, पर 1976 के बाद में अनुष्ठान खत्म, अब संविदा स्टार्ट। समझ में आ गया। और आज की तारीख में तो पूरा एक कॉन्टेक्ट है, महिला शादी इसलिए कर रही है कि एलिमनी मांग ले, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है एक तरह से, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं मांगा, फुल्ली कॉन्टेक्ट। चलिए आइए तो लिख लीजिए, शून्य विवाह का कॉन्सेप्ट आ गया था उस वक्त, पहले नहीं था। शून्य विवाह सेक्शन 11, शून्य करणीय विवाह सेक्शन 12। विवाह विच्छेद के कुछ ही आधार थे, ज्यादा आधार नहीं थे, कुछ आधार थे, ठीक है, वो बता देंगे आपको। सेक्शन 13 संविदात्मक, संविदा यही तो होती है, आप कभी भी ब्रीच कर सकते हो, तो ऐसे विवाह भी ब्रीच हो सकता है। और पहले मैंने अनुष्ठान में पढ़ाया था, विवाह स्थायी बंधन मान रहे थे, पर कुछ आधा स्थायी है और आधा ही है। पहले में आपने 1955 में था, जन्म जन्मांत तक अलग नहीं होगा, पर अब क्या है, कुछ तत्व आ गए थे, ठीक है। आइए, और सेक्शन 9 और 10 दाम्पत्य, RS, RC और GS लिख दो आप, तो मैं बता दूंगा। सेक्शन 9, 10 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना और जुडिशियल सेपरेशन आ गए थे तब। आइए अब लिखिए, लास्ट वाले लिखिए 1976 के पश्चात, तो ये अर्ध संविदात्मक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, राइट ज्यादा संविदा के रूप में ज्यादा हो गया ये, ठीक है। तो लिखिए संविदात्मक तत्व लिखिए एक तरफ, इसे मेनली संविदात्मक तत्व है, ठीक है। संविदात्मक तत्व लिखिए, मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखा देता हूँ डायरेक्ट ही, ठीक है। शून्य विवाह का संचरण, वही जो तीनों चारों थे लिखने उतार दीजिए। संविदात्मक तत्व में लिखिए, संविदात्मक तत्व हो गए 11, 12, 13, 9, 10। शून्य विवाह, शून्य करणीय विवाह, विवाहच्छेद और 9, 10 कंजुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन, ये संविदात्मक तत्व हो गए। आइए और लिखिए आयु वर्ग, आयु वर्ग अब 21 से 18 हो गई है। 1976 से बहुत मेजर परिवर्तन हुआ हिंदू लॉ के अंदर, इसी में नहीं और भी बहुत एक्टों में परिवर्तन हुआ, ये समझ में आ गया। CRPC कौन सा एक्ट है, CRPC कोई बोलेगा, अभी नया वाले की नहीं कह रहा, पुराना वाला क्या लिखा हुआ है CRPC के आगे आगे 1973 क्या लिखा है, तो उस समय मेजर परिवर्तन हुए ना 75, 76, CPC में बहुत परिवर्तन हुए, मेजर परिवर्तन हुए 76 में। ये CPC का यानी ये समझिए सिविल में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था 1976 में। एक दौर आता है कि सिविल में ही करना है, जैसे 2012 क्रिमिनल में परिवर्तन हुआ था, जब वो केस हुआ था ना दिल्ली केस, तो CPC वो CRPC एविडेंस और सब में बलात्कार से संबंधित कितना परिवर्तन हुआ था। ऐसा कुछ एक दायरा आता है, दौर आता है। तो 1976 सिविल का दौर था, और वहां हिंदू लॉ के अंदर मेजर परिवर्तन हुए। क्या क्या हुए कि आयु वर्ग, जो आप अभी भी हुई है वही क्या कि लड़की की भी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कुछ बात चल रही थी। तो पहले देखो 18 और 15, लड़की की उम्र कितनी थी 1955 में, 15 जब लॉ आया था। अब 1976 में कितनी कर दी थी, 21 और 18, ये आज तक चल रही थी। अब नया आ गया तो मुझे नहीं मालूम, अमेंडमेंट हो गया तो है, दोनों 21 हो गई। तो लेटेस्ट जजमेंट नहीं मालूम मुझे, कोई भेजे मेरे को कि अब दोनों की उम्र क्या 21 है, पर मुझे अभी नहीं लग रहा है कि कोई आ तो गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पर अभी लेजिस्लेचर ने उसे नहीं अलाउ किया होगा। ये होता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो दे देता है समझे, पर लेजिस्लेशन लॉ में तो करें अमेंडमेंट करके। तो केस का नाम लिख लो बेटा, बहुत अच्छी बात है, केस पता करके आना। इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वेरी गुड, पर केस का आ सकता है बेटा, बहुत अच्छी बात कह दी, अच्छी बात निकल गई कि केस का नाम पता करो, मुझे भी नहीं मालूम इसको, पता करोगे जहां पर 21 वर्ष के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं समझे, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि 1976 के बाद में और आज तक की बात में लॉ में तो 18 और 21 ही दे रखी है, लड़की की उम्र 18 और लड़के की, ये समझ में आ गया। आइए दूसरी बात लिखिए, असमादाय भंग का सिद्धांत, असमादाय भंग का सिद्धांत पूर्णतः लागू।
ये असमाधाय भंग का सिद्धांत क्या है? केवल आप ये थ्योरी लिख लीजिए, आरसी प्लस 1 ईयर या जीएस प्लस 1 ईयर इज इक्वल टू डाइवोर्स। आरसी प्लस 1 ईयर, जेएस प्लस 1 ईयर। कहने का मतलब है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई और अभी भी उनके अंदर बीच में मनमुटाव खत्म नहीं हुआ, 1 साल गुजर गया, तो उनको क्या दिया जाएगा? तो न्यायालय का ये अधिकार होता है, अधिकार तो नहीं, वो तो पहले दिन भी दे सकता है, परंतु ये कोशिश क्या करता है, जन्म जन्म तक संबंध है तो एकदम तो नहीं तोड़ देगा। अब कई लड़के लड़कियां कहते हैं सर डिवोर्स नहीं मिल रहा, कोई इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि न्यायालय तोड़ना ही नहीं चाहता, आपका पुनर्स्थापन करने का मौका दे रहा है। तो पहले कौन सी डिग्री देगा? कॉन्जुगल राइट्स की, कि अपने आप बीच में से संबंध बना लो यार, नहीं समझे, और 1 साल का मौका दे। अभी भी उनके अंदर संबंध सामान्य नहीं हुए तो फिर डिवोर्स दे देगा। तो 1976 के बाद में ये बहुत ज्यादा ऐसे जुडिशियल सेपरेशन, कोई कहता है सर मैं इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अलग कर दो, ये कर दो, तो न्यायालय अलग एकदम नहीं करता, पहले जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री देगा, डाइवोर्स नहीं देगा, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री देगा और वॉच आउट करेगा 1 साल तक। और उनके मध्य में अगर 1 साल के बीच में भी उनके मनमुटाव खत्म नहीं हुए तो जो डिग्री दी थी जुडिशियल सेपरेशन की, अब उसको क्या है इंप्लीमेंट करते हुए क्या दे देगा? ठीक है, तो ये सिद्धांत होगा, इसे कहना है असमाधाय भंग का सिद्धांत। आइए तीसरा लिखिए, जो विवाद है ना सेक्शन 13, उसके अंदर क्रूरता व अवित्यजन जोड़ा गया इसी एक्ट में। क्रूरता, क्रुएल्टी और अवित्यजन, डेजेटेशन पहले नहीं थे। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, पारस्परिक सहमति से 13B पहले नहीं था, 90 से। देखो कॉन्टेक्चुअल कितनी बातें हो रही है, दोनों आपस में बैठ के बात कर लो और हम म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स दे दें, पहले नहीं था। तो पूरी तरह से संविधानात्मक होता जा रहा है म्यूचुअल कंसेंट 13B। आइए नेक्स्ट लिखिए, स्त्रियों का विवाह विच्छेद पर विकल्प, स्त्रियों को विवाह विच्छेद का विकल्प, स्त्रियों को क्या है विकल्प दिया गया है अभी लेटेस्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेक्शन 13 सब क्लोज 2 ब्रैकेट में लिखिए 4 मतलब ये वाला 4, रोमन वाला 4, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर किसी की पहले 2-3 शादी हो चुकी है, 1955 से कितने ही पहले शादी कर सकते थे, पर उनको लग रहा है, पहले नहीं था ये राइट, पर उनको लग रहा है 1976 में एक चीज आई, तो उनको लग रहा है कि एक आदमी के साथ में हम 5 औरतें एक साथ नहीं रह सकती, तो वहां पर एक विकल्प दिया कि आप डाइवोर्स लेना चाहती है तो ले सकते हैं, उनको सहज ही डाइवोर्स मिल जाए, क्योंकि एकल पत्नी का राइट दे रखा है। 1955 तो पहले कितनी भी पत्नियां हो सकती थी आपके पास में, मेरी बात समझ में आया कि नहीं, पर 1955 में आपने खत्म नहीं कराया। अब 1976 में एक चीज आई कि अगर उन 5 पत्नियों को यह लगता है कि हमें क्या इस आदमी से छुटकारा चाहिए, क्योंकि स्थायी बंधन था ना, पर छुटकारा नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं वो जकड़ी हुई थी, तो अब एक राइट दे दिया इसमें कि अगर वो चाहे तो उनको क्या है डाइवोर्स का एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप अगर एक से अधिक पत्नी को वो रख रहा है तो बाकी की औरतों को डाइवोर्स का राइट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये विकल्प है उसका, चाहे तो रह सके चाहे तो अलग है, जो रहना चाहे रह ले, डाइवोर्स की फाइल देना चाहे हम ले लें। आइए नेक्स्ट लिखिए, तो ये तो हमारे संविधात्मक तत्व थे। अब थोड़ा क्योंकि मैंने लिखा था अर्ध संविधात्मक, तो थोड़े अनुष्ठान भी थे। तो देखो पहले वाले में देखो गौर से देखना, अर्ध अनुष्ठान में लिखाए थे, वहां अनुष्ठान की मात्रा ज्यादा थी और संविदा की मात्रा कम थी। यहाँ पर 1976 के पश्चात संविदा की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए अर्ध संविदा लिखा है और अनुष्ठान की मात्रा कम है। तो ये लिख लीजिए, अभी भी कुछ अनुष्ठान के तत्व बचे हुए थे। कौन कौन से बचे हुए थे अनुष्ठान के तत्व? पहला है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या है? यही है,
ठीक है। और सेक्शन 29, ठीक है, गोत्र वोत्र के बारे में दे रखा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका बेटा? हमारी प्रकृति, नेचर क्या है शादी का, ये नेचर है। 3 भागों में नेचर का पूरा हुआ है। और आज के सिनेरियो में अब आप देख सकते हो कैसे शादी हो रही है, डाइवर्स यूं मिल जाते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं सीधा सेक्शन नंबर 5 पे। अब सेक्शन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है नेचर ऑफ मैरिज, ये क्वेश्चन आता है एलएलबी के ऊपर, पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना इसका। तो अब मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, एक तो सोर्स से करा दिया, एक ही करा दिया। अब सीधा सेक्शन नंबर 5। अब सेक्शन 5 में कितने पॉइंट दे रखे हैं देख के आओ। विवाह की लिए शर्तें, कितनी शर्तें अभी आपने पढ़ लिया हिंदू लॉ, कितनी शर्तें बेटा? कितनी शर्तें? अरे बोलो तो सही, मैं ही पढ़ाऊंगा क्या हिंदू लॉ? पहले भी तो पढ़ चुके होंगे। 7 शर्तें सर। कितनी शर्तें? 7। वेरी गुड चंदन जी, 7 शर्तें। कितनी शर्तें? 7। पॉइंट बन रखे 1 2 3 4 5, और ऊपर 2 पॉइंट हिडन है। HMA, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदुओं के बीच में विवाह होगा तभी मान्य होगा, ठीक है। तो मतलब शादी कैसे होनी चाहिए? 2 हिंदुओं के मत। मेरी बात समझ में आ गया? तो ये हिडन है पहला वाला, 2 हिंदू होने चाहिए। ऐसे नहीं हिंदू एक मुस्लिम है, एक हिंदू है दूसरा क्रिश्चियन है, उसे मैरिज वो हिंदू लॉ लागू नहीं होगा उस पर। मेरी बात समझ में आ गया? HMA लागू नहीं होगा। और वही मैंने बताया कि फिर वो क्या है, यहाँ पे नहीं है, आप शादी कर लो, वो शादी मान्य नहीं है। अब देखो बेटा एक चीज और देखो, दूसरी चीज क्या कह रहा है? दूसरी चीज कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है यहाँ पर अनुष्ठान भी होना चाहिए भैया। और ये सेक्शन 7 में कह रहा है अनुष्ठान कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो 2 ही हिंदू का होना आवश्यक नहीं है, उसके साथ में क्या होना चाहिए? अनुष्ठान भी होना चाहिए। अब अनुष्ठान के लिए अलग अलग पद्धति हो सकती है जो रूढ़ी प्रथा में दे रखी है। चीज समझ में आ गया? केवल माला फेरने से शादी नहीं होती है कि हम 2 हिंदू हैं, हम कहीं पे भी जाके अपने एक मंदिर दिखा, दोनों ने क्या है घंटी बजाई और माला एक दूसरे को पहना दिया और हो गया कल्याण, नहीं होगा। ऐसे नहीं होगी शादियां। अनुष्ठान के लिए अगर आपकी कल्चर में अगर अनुष्ठान दे रखा है तो वो अनुष्ठान फॉलो करना होगा, और अगर अनुष्ठान फॉलो नहीं किया तो वहां पर शादी नहीं होगी। चीज समझ में आ गया? तो नॉट मोर देन आप यही कह सकते हो कि लिविंग में रह रहे हो शादी नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना बेटा? शादी के लिए अनुष्ठान, क्योंकि आप सब में शादी होती है, सबने देखा है अनुष्ठान होते कि नहीं होते। 80% हिंदुओं के अनुष्ठान होते हैं, 80% मिलते जुलते अनुष्ठान। मेरी बात समझ में आ गया? सबके अनुष्ठान होते हैं। तो 2 हिंदुओं का होना आवश्यक है और उनके बीच में अनुष्ठान होगा तभी वो शादी है। अब देखो बेटा शून्य के बारे में बताता हूं। अगर ये 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन कौन सी है पढ़ देता हूं ताकि आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा। 2 हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापन किया जा सकेगा, दोनों ही कंडीशन हिडन दे रखी है, किसी को मालूम नहीं है। तो हिंदू भी होने चाहिए और उनके बीच में अनुष्ठापन भी होना चाहिए, ये हिडन कंडीशंस है। यदि निम्नलिखित और कंडीशन, पहले तो हम उन दोनों को देखेंगे फिर बाद में ये कंडीशंस देखेंगे। यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाए, कौन कौन सी शर्तें? पहला, ये एक शादी का कॉन्सेप्ट है कि पहले से अगर कोई जीवित पति की या पत्नी की या पत्नी की पति की कोई जीवित है तो दूसरी शादी कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाएगी, या वो मर नहीं जाएगा या डाइवोर्स नहीं हो जाएगा। अगर आपकी कोई जीवित पत्नी है तो उसके रहते हुए पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ये पहली कंडीशन। देखो पढ़ा, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो ना वधि को कोई जीवित पति, और जैसे ही डिवोर्स हो जाता है या मर जाता है तो शादी कर सकता है। पर अगर वो जीवित है
तो शादी नहीं कर सकते। तो पहली बात समझ में आ गया, सिंगल कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है कि अगर कोई जीवित होगा तो आप शादी नहीं कर सकते। आंसर समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी कंडीशन वही कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार क्या नहीं होना चाहिए? विकृत चित्त। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अब ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, नहीं समझे? तो इसको अभी दूसरे पॉइंट को छोड़ देते हैं। दूसरे पॉइंट में 3 पॉइंट है, ए बी सी, इन तीनों को छोड़ देते एक बार है। हम डायरेक्ट तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कहता है? 21 और 18 वर्ष। ये तो आपको पता है, वर की आयु कितनी होनी चाहिए विवाह के लिए? 21 वर्ष, और स्त्री की 18 वर्ष। और ये भी आपने पढ़ लिया, प्रतिसिद्ध नातेदारी समझिएगा, इनके बीच में आपकी विवाह नहीं हो सकता। विवाह में प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंड इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये भी कोई खास नहीं है कि आप अगर इस दायरे में आते हो तो भी आपकी क्या है, विवाह नहीं कर सकते। इसमें नहीं होना चाहिए, कहने का अर्थ है। पढ़ लेता हूं मैं। विवाह के समय वर की 21 आयु और वधु की 18 वर्ष आयु पूरी हो, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा उन दोनों के बीच अनुज्ञात रहा हो। अगर रूढ़ी और प्रथा हो तो कोई बात नहीं है, पर अगर ऐसी प्रथा या रूढ़ी नहीं है तो वे प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं आने चाहिए। आगे बात समझ में? या जब तक कि दोनों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वो एक दूसरे के सपिंड ना हो, वो एक दूसरे की आनी होनी चाहिए। सर कभी ऐसे देखा है, कोई ऐसी रूढ़ी है कि मामा भांजी से कर सकती है? दक्षिण की मूवी देखी है आपने? वहां पे हो जाती है, वहां कस्टम प्रिवील कर रहा है। अदरवाइज सपिंड और इनमें नातेदार प्रतिसिद्ध नातेदारी में नहीं कर सकते आप शादी। पर अगर आपकी कोई रूढ़ी है तो वो कर सकते हो। यही तो दोनों चीज लेकर रखी है। सही बात है। जब तक ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा ना हो, आप क्या है, प्रतिसिद्ध में नहीं कर सकते। तो उल्टा भी कह दो, अगर कोई रूढ़ी है तो प्रतिसिद्ध में कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? वहां पर देखा होगा, बुआ का लड़का और मामा का लड़की हो जाती है शादी। अगर आपको दक्षिण मूवी देखने का थोड़ा इंटरेस्ट है तो वहां हो जाती है इस तरह से मैरिज। बहुत ज्यादा कल्चर है, बात हो ही जाती है बातें। ठीक है। तो वहां सपिंड में रूढ़ी प्रथा है तो मान्य है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर दक्षिण में तो हो जाती है, अरे मान्य है ठीक है तो वो भी हिंदू और ये 18। तो अब ये वाला समझते हैं, पॉइंट 2 वाला। 2 क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, विकृत चित्त के परिणाम स्वरूप विधिमान ने सहमति देने में असमर्थ है। तो मैं हमेशा चिल्ला कहता हूं कि विधि को पॉजिटिव भी पढ़े और विधि को नेगेटिव भी पढ़े। अगर वो सहमति देने में पागल है और अगर वो सहमति देने में समर्थ है तो शादी कर सकता है। देखो कितनी बड़ी बात है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट में यही था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ सकता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उस वक्त भी बताया था कि पागल अगर कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? विकृत का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि भले ही वो पागलों की हरकतें कर रहा है और उसे पता है कि भैया ये क्या है, मेरी वाइफ बनेगी, हाँ हमारी शादी होगी, ये ठीक है, वो जानता है और कंसेंट भी दे रहा है, तो शादी हो सकती है पागल व्यक्ति के साथ भी। पर अगर वो समझने में असमर्थ है, क्या उल्टा कह रहा है, विकृत चित्त के परिणाम स्वरूप विधिमान ने सम्मति, विधिमान लॉफुल होनी चाहिए। ठीक, क्यों लॉफुल मतलब उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए कि शादी के टाइम पे भरण पोषण भी देना पड़ेगा, बच्चे भी होंगे, लालन पालन, तो कॉन्सिक्वेंसेस जानता हो। ठीक है, तो विधिमान विकृत चित्तता के परिणाम से विधिमान ने सहमति देने में असमर्थ ना रहा हो, चीज समझ में आ गया, और यानी समर्थ रहा हो तो वो शादी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैं क्यों पढ़ा रहा था आपको ये चीज दूसरे कॉन्सेप्ट में। देखो ये बात दोबारा कह रहा है, क्या कह रहा है, विधिमान ने सम्मति देने में समर्थ होने पर भी, अब वो ऐसा पागल व्यक्ति है, मेरी बात समझ में आ रही है, पागल व्यक्ति क्या कर रहा है, वो सम्मति दे रहा है, विधिमान ने सहमति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार की या इस हद तक अब उसकी मानसिकता इतनी विकार है, विकार मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, नहीं समझे,
विकार से पीड़ित ना रहा हो, इतना ज्यादा पागल नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा पागलपंती की हद पार हो जाती है, कितना मानसिक विकार हो जाता है, नहीं समझे। यहाँ पर यही कहना चाहता है, पागल हो कोई बात नहीं है, पर इतने पागल ना हो कि मानसिक विकार, विकार मतलब आप पहचान ही नहीं रहे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं एक बार रैंडमली एक मूवी देखी थी, वो क्या है, पागल व्यक्ति होते ना, जैसे अभी कल परसों अक्षय कुमार की भी एक पिक्चर आई थी, उसमें वो दोनों रूप बना लेता है, मुझे इस पिक्चरों के नाम नहीं याद नहीं होते, उसने अच्छी एक्टिंग करी थी। बाला, बाला बहुत ज्यादा फेमस हुआ था वो सीन, शैतान का, वो तो उसपे है, सॉरी, उसके अंदर स्त्री टाइप में बनाता है, एक तरफ वो जो होते ना थर्ड जेंडर का रूप लिया था उसने, उसके अंदर आत्मा आ जाती थी, वो समथिंग टाइप में मूवी थी। तो वहां पर एक पागल का उसने क्या सीन किया था, ये समझ में आ गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी, वेरी गुड, लक्ष्मी। हाँ देखो, तो पागलपंती पे क्या है, आप नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो वो गोली मार देता है अपने आप को, ऐसे पागल। तो मैंने ऐसे पागल को देखा, उसको प्लेट में आंटी ने खाना दिया, उसने प्लेट नीचे लुढ़काई, सबको मिक्स किया हाथों से यूं करके और यूं खाने लग गया। चीज समझ में आ रही है। तो इतनी तरह मानसिक विकार है उसको, उसे नहीं पता। कई लोग है ना जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, तो अब साफ बदल जाता है ये पागल है यार, इसकी हरकतें देखने लायक नहीं है, ठीक है। तो वो मानसिक विकार इतना स्तर की होनी चाहिए। पागल में अलग अंतर है और मानसिक विकार में एक अलग अंतर है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसको पता ही नहीं है कि वो कैसे रह रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ऐसे पता नहीं क्या हरकतें हो रही है उसकी, नहीं समझ में आ गया। कचड़े में से खाना खा रहा है पागल, अब वो कचड़े में खाना भी ऐसे खा रहा है, एक सही आदमी खा रहा होता भिखारी तो उसका भी समझ में आता है, तो धोता या फिर कुछ करता, वो तो कचरा भी खा रहा हो, ये खा रहा है, मतलब जो भी आप समझ सको। मानसिक विकार सोचने समझने की शक्ति खत्म हुई है, तो वो क्या है, उससे नहीं हो सकती शादी, पागल से हो सकती है, पर उस मानसिक विकार की। दूसरा वाला जो बताया ना, वो पहले वाले को विकृतता को एक्सप्लेन कर रहा है कि पागलपंती में हो सकती है अगर वो सहमति दे सकता है, पर इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो मानसिक बीमार हो जाए। तो विकृत विधिमान सहमति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि वो विवाह और संतानोत्पत्ति के आयोग हो, विवाह करने के और संतान उत्पत्ति करने के क्या है। अब देखो मानसिक बीमारी तो और भी नहीं हो सकती है, उसमें अगर संतान उत्पत्ति करने में अगर वो असक्षम है तो भी उसको शामिल किया गया है, तो उससे भी शादी नहीं हो सकती, ठीक है ये। और तीसरा, पागलपन या मिर्गी के दौरे बार बार में पड़ते हो, उससे भी क्या है, आपकी शादी नहीं हो सकती। ये समझ में आ गया। तो ये 3 कंडीशंस है जहां पर विकृतता की सिचुएशन रखी है और मानसिक विकार की रखी है, और ये पागलपन की सिचुएशन रखी है जहां उसे कंटिन्यू बार बार में आते हो, नहीं समझे। तो वो क्या है, अगर सक्षम है तो कर सकता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखो क्या है, मैंने पढ़ा था सेक्शन 11 देख के आओ एक बार, ठीक है। 0, अब बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और एक सेक्शन 16 देख के आओ, रैंडमली देख के आओ, आज यही पढ़ा दिया तो काफी हो गया। सेक्शन 16 देख के आओ, क्या कह रहा है टाइटल, हाँ बच्चों के बारे में। अब देखो थोड़ा सा बेटा समझो इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये 5 कंडीशन, शुरुआत की 2 नहीं कह रहा, अगर ये 5 कंडीशन में अगर आपने शर्त फॉलो नहीं की तो विवाह होगा 0। मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, विवाह क्या होगा बेटा, 0 होगा। परंतु 0 होने के बावजूद भी सेक्शन 16 का उनके बच्चों को लाभ मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गया। पागल ने एक शादी कर ली एक अच्छी औरत से, बच्चा पैदा हो गया, उसकी क्या गलती है, उसको प्रॉपर्टी में से राइट मिलेगा, उसको धर्मज का वो मिलेगा, धर्मज हो या अधर्मज हो। पहली बार करी है तो धर्मज होगा, और अगर शादी नहीं करी और ऐसे ही रैंडमली कर लिया तो वो अधर्मज होगा। ठीक समझ में आ गया। तो धर्मज अधर्मज मैंने बता चुका, वैलिड मैरिज करी है तो बच्चे हुए तो धर्मज, और शादी होने के बावजूद भी अगर गलत तरीके से शादी कर ली तो वो बच्चे हुए तो अधर्मज। तो धर्मज या अधर्मज बच्चों को लाभ मिलेगा। 0 विवाह होने के पश्चात भी क्या मिलेगा, जैसे एक ही सपिंड में लड़का लड़की भाग गए, नहीं समझे, तो शादी तो उनकी क्या है 0 है, परंतु उनके बच्चों को लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा उनके बच्चों को।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये परंतु इन दो कंडीशन में अगर आपने शादी कर ली तो वो क्या होती है? मेरी बात समझ में आ गया? अब आपको सुना शून्य और अवैध में अंतर? शून्य में तो 16 का लाभ मिल जाएगा, पर यहाँ पर 16 का लाभ भी नहीं मिलेगा। बच्चों का कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा, बच्चों को कुछ नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? दो हिंदुओं के बच्चे विवाह नहीं हुआ, एक लड़की है मुसलमान, लड़का हिंदू, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोई प्रॉपर्टी में से राइट नहीं। मेरी बात समझ में आ गया? क्योंकि दो हिंदुओं के मध्य विवाह होगा तभी हिंदू सक्सेशन के अंदर उसको राइट मिलेगा। मेरी बात समझ? कैसे मतलब? हाँ हाँ, अच्छा। हिंदू समझा जाएगा पर प्रॉपर्टी में से राइट नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा? कौन हिंदू? कौन सा है हिंदू? माना जाएगा पर वो क्या है? अवैध संतान है। धर्म लागू संतान होती है, अवैध संतान अलग होती है। तो प्रॉपर्टी में से, पिताजी की प्रॉपर्टी में से ले ले तू, तेरे को जो पूर्वज की प्रॉपर्टी है उनमें से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तू, तेरी शादी का अस्तित्व नहीं है। कि हिंदू में, हिंदू तो हो सकता है पर विवाह के बारे में तेरे को राइट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ गया? तो यहाँ पर साफ बता रखा है, अगर ये 5 कंडीशन में अगर किसी ने शर्त का पालना नहीं की है तो शर्त शादी कैसे होगी? शून्य होगी और उनके बच्चों को लाभ मिलेगा। परंतु अवैध ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं करी है तो शादी कैसे होगी? इलीगल। ये समझ में आ गया? और सेक्शन 16 के में उनके बच्चों को चाहे धर्मस्थ तो होंगे ही नहीं, क्योंकि शादी नहीं मान रहे, तो वो लाभ नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अभी उसको क्या है, जो भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी पर पिताजी है, पिताजी की तो प्रॉपर्टी मिलेगी, उतना तो क्या थोड़ी बहुत नहीं कर सकते, पर उसको एंसेस्टर से जो पूर्वजों से प्रॉपर्टी आ रही है वो उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है। और बहुत बड़ी और बात बता दूं आपको, देखो एक ही इसने बात छेड़ी, ए ने एक्स नाम की मुस्लिम महिला से शादी कर ली, उसके एक बच्चा हो गया, मान के चलिए एक चाइल्ड हो गया, मेल फीमेल मैटर नहीं करता। फिर उसने क्या दूसरी शादी कर ली, ए में बी से शादी कर ली, और ये हिंदू रीति रिवाजों के, क्योंकि दोनों हिंदू है, और शादी कर ली। यहां पर अब क्या हो रहा है? यहाँ पर बड़ा क्लेश हो रहा है। यहाँ पर जिसका ए का, बी का भी क्या बच्चा हो गया, इन दोनों का बच्चा हो गया, ये मान के नंबर 2 हो गया। अब जब प्रॉपर्टी जाएगी तो ये बच्चा अवैध डिक्लेयर होगा, क्योंकि शादी नहीं हुई है, अवैध डिक्लेयर होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी ये रख लेगा। समझो इस बात को, अस्तित्व नहीं है उसका, 16 का भी लाभ नहीं मिल रहा उसको, ये ले लेगा। बोला काहेगा? माता जी की प्रॉपर्टी जाएगी, अगर इसने शादी कर ली तो दूसरे के पास जाएगी प्रॉपर्टी। इसीलिए औरत को क्या करना चाहिए? अपने पति को अपने पास ही रखे। नहीं तो जैसे ही इसने हिंदू से शादी कर ली, हिंदू के बच्चा हो गया, पूरी प्रॉपर्टी को वो रख लेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी हुई नहीं तो बच्चा भी कोई नहीं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग मान लेते हैं, कर लेते हैं, ये बात अलग है, ये समझ में आ गया? अदरवाइज, और हाँ, ये लोग चाहेंगे कि हमारे विवाह हो चुका है तो आपको मालूम है 125 का राइट मिल जाएगा इसको, क्योंकि लॉ बोलता है तुम रह तो रहे हो ना साथ में, लिविंग में तो रह रहे हो, शादी नहीं मान रहे हो, वो शादी नहीं मान रहा है। ये चाहे तो कह सकता है कि सर हमारी शादी नहीं, तो ये तो 376 लगा देगी 2 मिनट में। तो इस आदमी क्या है, डरा हुआ है, तो ये केवल भरण पोषण भी मांग रही है, 376 ये लगाना नहीं चाहती, तो 376 लगाते हुए बच्चे का खेल खत्म हो गया, सजा मिलने से कुछ मिलेगा क्या इसको? तो ये चाहती है कि मेंटेन भी बना रहे और पैसे भी मिलता है। बड़ी वो वाली बात है, अगर इसने शादी कर ली तो इस बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, पत्नी को तो कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और एक और बहुत, अरे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आपके आंखें खुल जाएगी, अरे सर ये क्या हो रहा है, नहीं समझे? ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है हिंदू लोग के अंदर, क्योंकि आपके समाज में ही हो रहे, आपकी आंखों के सामने हो रहे, पर प्रॉब्लम नहीं मालूम आपको क्या सॉल्यूशन इसका। तो ये चीज समझ में आई बेटा? अगर ये 5 कंडीशन फॉलो नहीं हुई
तो शून्य विवाह होगा, परंतु बच्चों को लाभ मिलेगा। परंतु इन दो कंडीशन का, कितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन दो कंडीशन की आपने पालना नहीं करी है तो शादी ही नहीं मानी जाती और अवैध विवाह माना जाता है, और वहां पर क्या है, बच्चों को लाभ भी नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? टाइम हो चुका है, ठीक है। 7वां और 8वां केवल रिविजन है, कल पढ़ने कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया आपको। मैं क्या बहक जाता हूँ, हिंदू लोग क्या है, मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है ना। अंकित कुछ कह रहे हो क्या? सर इसमें धारा 5 में 1, 4, 5 है, खंड धारा 5 का 1, 4, 5। 4। हाँ बेटा, उसमें क्या है, एक शब्द ये दूसरा वाला है ना, दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, ये शून्य करनी में चली जाता है, वो हम पढ़ लेंगे थोड़ा। तो कहने का मतलब अभी आप डिटेल में नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ इन शर्तों में ये शर्त पालन नहीं की तो शून्य होगा। ठीक है सर। 1, 4, 5 मान लो इससे, चलो कोई बात नहीं। 1, 4, 5 मान लो, इसमें अगर शादी की है तो शादी क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। ये कर लो, चलो क्या मतलब, दूसरी शादी कर ली, द्विविवाह कर लिया, तो वो याद है आपने पढ़ा था, वो 94 में पढ़ा था, शून्य होगा दूसरी शादी। जब तक न्यायालय ने उसे शून्य घोषित नहीं किया, जब तक क्या है, दूसरी शादी नहीं कर सकता ये। तो 1, 4, 5 करने से तो ये शादी शून्य होगी और बच्चे। फिर हम सेक्शन 12 में देख लेंगे शून्य करनी है, वहां पर इन दोनों के बारे में आ जाए कि अगर 18 वर्ष से कम कर दी, याद है आपको पढ़ा था कि बचपन में शादी हो गई है तो शादी तो वैध मान लेंगे, शादी को तो वैध मान लेंगे, परंतु एक के विकल्प है कि वो चाहे तो उसको वॉइडेबल कराए, और नहीं करा रहे तो कंटिन्यू चल रही है। मैं कहता हूँ चाइल्ड मैरिज क्या है, सही है, तो मैं कहता हूँ हाँ सही है, जब तक दोनों में से एक को प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनमें से किसी को प्रॉब्लम है कि मेरी जल्दी कर दी, मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, तो वो शून्य करनी के तहत कोर्ट में जाए। नहीं समझ में आ गया? ये शुरुआत से ही शून्य और शून्य करनी में अंतर क्या है, यहाँ पर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोर्ट जाना पड़ेगा। शून्य करनी में न्यायालय द्वारा घोषित कराना पड़ेगा। आगे बात है, एक पक्षकार का विकल्प है, यहाँ पर जाना जरूरी नहीं है। आपने केवल बता दिया सर शून्य है, ठीक है, हो गया शून्य, भले ही आप मत ही जाओ। आपने शादी कर ली तो दूसरी शादी को मानते ही नहीं है, समझ में आ गया? जीवित रहते हुए आपने दूसरी शादी कर, तो दूसरी का कोई अस्तित्व है क्या? उसको रखेल का दर्जा मिलता है, कभी वाइफ का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तो शून्य है वो। तो स्त्री जो, अगर मान के चलो आप कोई औरत है, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस नहीं, ए और बी दोनों हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने सी से शादी कर ली, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि इसकी तो शादी माननी नहीं, उसे शून्य, चाहे कोर्ट में जाए या नहीं जाए। पर देखो अब क्या हो रहा है बेटा, इसके कोई बच्चा हो गया ना तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेगा, बता दिया था, यहाँ पर प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया तो इसको चिड़ इस बात की होती है, दूसरी औरत से चिड़ नहीं है, उसके प्रॉपर्टी में से जाएगा। और दूसरी बात, नई नवेली आई है, इसके राइट का तो हो रहे, जो पहले प्यार इसको करता था अब इसको करेगा, तो इनडायरेक्टली इसको वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, लॉ इसके साथ है, परंतु प्यार किसको मिल रहा है और इसकी चिट्ठी, ठीक है। दूसरी शादी हमेशा क्या है, कोर्ट में नहीं जाए तो भी वो रखेली शून्य कराने के लिए, शादी करने की उसको कोर्ट में घोषित की जरूरत नहीं है कि सर इसने दूसरी शादी कर ली, इसको शून्य घोषित किया है, नहीं कराने की जरूरत। हाँ, दंड जरूर दिला सकती है अपने पति को, वो 94 में बाय गेमी की आई बात समझ में कि तूने हिम्मत कैसे हुई खुशी डाली। चलो तो वो वाली बात अलग है, ठीक है। चलो देख लेंगे, कल इसको आगे बढ़ा लेंगे।